एक ऐसा आदमी जिसे कभी पूरा देश पप्पू कहकर मजाक उड़ाता था, वही शख्स आज संसद में प्रधानमंत्री से सीधे तीखे सवाल पूछ रहा है और देश के सबसे मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभर चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये कमबैक हुआ कैसे? एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन से सीरियस नेता बनने तक का ये सफर कैसे तय किया? आज हम जानेंगे इस सफर की पूरी दास्तान कि कैसे शुरुआती संघर्ष, हार और ट्रोलिंग के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और फिर शानदार वापसी भी की। वो वापसी जिसने न सिर्फ कांग्रेस को नई ऊर्जा दी, बल्कि राहुल गांधी को भी भारतीय राजनीति में एक मजबूत आवाज के रूप में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाए और वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों के जरिए मोदी और अमित शाह समेत पूरी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते होने के नाते बचपन से ही इनकी जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं रही। प्रधानमंत्री का घर इनका घर था और राजनीति रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। लेकिन उसी बचपन में इन्होंने देखा कि सत्ता के साथ कितनी बड़ी कीमतें जुड़ी होती हैं, क्योंकि 1984 में इनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई और ठीक 7 साल बाद 1991 में जब राहुल सिर्फ 21 साल के थे, इनके पिता राजीव गांधी भी आतंकवाद की चपेट में आकर मारे गए। इन दो घटनाओं ने इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इन हादसों के बाद राहुल गांधी की परवरिश बेहद सुरक्षित माहौल में हुई। शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से हुई, लेकिन फिर सुरक्षा कारणों की वजह से इन्हें घर आना पड़ा। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश का रुख किया। पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ समय पढ़ाई की, फिर रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से 1994 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने विदेश की एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में काम भी किया, लेकिन परिवार की विरासत और देश की उम्मीदों ने राजनीति की ओर खींच लिया। 2004 में इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत अमेठी चुनाव जीतकर की, वह सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2009 में यूपीए की दूसरी जीत के बाद राहुल गांधी को थोड़ी पहचान जरूर मिली, यहां तक कि मनमोहन सिंह ने इन्हें मिनिस्ट्री ऑफर भी की, लेकिन राहुल ने मना कर दिया और संगठन पर ध्यान देने का फैसला किया। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की जबरदस्त जीत ने इन्हें पूरी तरह हिलाकर रख दिया। कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद राहुल की छवि एक कमजोर और नाकाम नेता की बन गई। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें पप्पू कहना शुरू कर दिए और बीजेपी ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल को पप्पू साबित करने के लिए खूब पैसा, मेहनत और बड़े बड़े कैंपेन चलाए, जो धीरे धीरे लोगों की सोच में भी बैठ गया। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू हूँ, जिसके कारण इनके हर बयान पर मीम्स बनने लगे। साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे। और हर छोटी सी गलती पर इन्हें ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि इस हार के बाद राहुल ने खुद को बदलना शुरू किया। इन्होंने जमीनी स्तर पर मेहनत की और पार्टी में नई जान डालने की कोशिश की। इसका असर 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में दिखा, जब कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलीं और उसी साल राहुल को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। मगर जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और कमजोर रणनीति की वजह से कांग्रेस फिर बुरी तरह हार गई। इस बार राहुल ने हार की पूरी जिम्मेदारी ली और अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और फिर लोग राहुल को एक ऐसा नेता मानने लगे जो सिर्फ राजनीतिक विरासत पर टिका है और जमीनी हकीकत से काफी दूर है। लेकिन फिर इसके बाद राहुल ने उठाया सबसे बड़ा कदम, भारत जोड़ो यात्रा। करीब 4000 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक धूप, बारिश और ठंड सब झेली और किसानों, मजदूरों, युवाओं और आम लोगों से सीधे संपर्क साधा। इस यात्रा ने न सिर्फ कांग्रेस में नई जान फूंकी, बल्कि राहुल की छवि को भी पूरी तरह बदल दिया। अब ये सिर्फ विरासत के नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे जन नेता बन गए जो लोगों के बीच चलकर उनकी तकलीफें सुनकर राजनीति करता है और उनके लिए आवाज उठाता है। शायद इसी का असर था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का अंदाज पहले से काफी बदला हुआ दिखा।
इस बार वो ज्यादा आक्रामक और प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। बेरोजगारी, महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर इन्होंने विपक्ष की आवाज को मजबूत किया और इंडिया अलायंस बनाने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। इन्होंने अलग अलग विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा खड़ा किया। इसका असर नतीजों में साफ दिखा, जब कांग्रेस ने 2019 की 52 सीटों से बढ़कर सीधा 99 सीटें जीत लीं, जो पिछले 10 सालों में पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इस शानदार नतीजे के बाद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जिसके बाद अब ये साफ है कि राहुल सिर्फ परिवार की वजह से नेता नहीं, बल्कि मेहनत से जमीन पर लड़ने वाले और विपक्ष को नई दिशा देने वाले नेता बन चुके हैं। और सच कहूं तो संसद में भी अब राहुल गांधी की आवाज पहले से कहीं ज्यादा जोरदार हो गई है। मणिपुर हिंसा, ऑपरेशन सिंदूर या बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे, इन पर बिना झिझक सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इन्होंने अडानी जैसे बड़े अमीरों के लिए बन रही नीतियों पर भी सीधे सवाल खड़े किए और इसी बदले हुए तेवर का असर हाल ही में और भी साफ दिखा, जब ये पूरे देश के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक माहौल ही बदल दिए। इन्होंने खुलकर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत पर सवाल उठाए और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को सामने लाकर विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा दे दिया। इस दौरान एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों की जुबान पर चढ़ गया और अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में सरकार जिस तरह के दबाव में है, वैसा हाल पहले कभी नहीं देखा गया। संसद के बाहर विपक्षी पार्टियों का भारी प्रदर्शन करना और बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली, जिसने इस आंदोलन को और धार दे दी। वहां उमड़ रही भीड़ और जनता का जोश बता रहा है कि यह मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि जन आंदोलन बनता जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार पर बढ़ता दबाव और विपक्ष की एकजुटता ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की वजह से भारतीय राजनीति में बड़ा तूफान उठने वाला है।